नमस्कार क्लास 10th के सभी छात्रों को जय हिंद। तो आज बच्चों हम लोग अपना क्लास 9 का सामाजिक विज्ञान का अर्धवार्षिक का पेपर देखेंगे, जो कि आपका काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पेपर है। अगर आप लोगों ने इस क्वेश्चन पेपर को पूरा तैयार कर लिया तो यकीन मानो आपका जितना भी अर्धवार्षिक का सिलेबस है वो आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन पेपर है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें जो क्वेश्चन रखे गए वो काफ़ी ज़्यादा मीडियम लेवल के क्वेश्चन रखे गए। तो सभी लोग जितने भी क्लास 9 के स्टूडेंट हैं इसको पूरा देखेंगे। साथ साथ में अगर आप हमारी वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को यहाँ पर सभी छात्र सब्सक्राइब करना ना भूलें और यहाँ पर लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। तो सभी छात्र यहाँ पर क्लास 9 का सामाजिक विज्ञान अर्धवार्षिक का पेपर है हमारा। तो यहाँ पर बच्चों सबसे पहले आपको एग्ज़ाम में MCQ देखने को मिलते हैं। अगर बच्चों आप लोग अपने सोशल साइंस में एक अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो बच्चों हमेशा एक बात ध्यान रखना है आप लोगों को कि आपके MCQ सभी के सभी सही जाने चाहिए। अगर देखो जैसे कि अगर माना कि आपके सभी MCQ सही चले गए तो जो कॉपी चेक करता है उसको लगता है कि बच्चा ही थोड़ा सा इंटेलिजेंट है, तभी तो इसके सारे के सारे MCQ सही गए हैं। यानी कि आप लोगों को पहले ही उसकी मानसिकता बना देनी है अपने सभी के सभी सही MCQ करके, ठीक है। तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे पेपर में आपका कोई भी MCQ गलत नहीं जाना चाहिए। सभी बच्चे NCERT पर फोकस करेंगे। तो यहाँ पर बच्चों जो हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है, फ्रांस में आतंक के शासन का संस्थापक कौन था। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रांस में आतंक के शासन का संस्थापक कौन था। तो बच्चों वो कौन था, हमारा रॉब्सपियरे थे। कौन थे? रॉब्सपियरे। इसके बाद बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, नेपोलियन की वाटरलू में पराजय हुई थी। तो नेपोलियन की वाटरलू में पराजय कब हुई थी बच्चों? तो वो बच्चों हमारी हुई थी 22 जून को। कब हुई थी? 22 जून को 1815 ईस्वी को। कब हुई थी? 22 जून 1815 ईस्वी। यानी कि बच्चों यहाँ पर हमारा सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, समाजवाद का जनक कौन था। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। तो समाजवाद का जनक कौन था? सभी लोग बच्चे जानते हैं, कार्ल मार्क्स थे, वो हमारे समाजवाद के जनक थे। इसके बाद बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, रॉबर्ट ओवन कौन था। तो रॉबर्ट ओवन कौन थे हमारे? तो रॉबर्ट ओवन एक अंग्रेज निर्माता थे। क्या थे? अंग्रेज निर्माता थे। इसको आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद बच्चों द स्पिरिट ऑफ द लॉज किसकी रचना है। काफ़ी ज़्यादा बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षा के लिए भी ये, और भी आपके यहाँ पर फाइनल एग्जाम के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो बच्चों यहाँ पर द लॉज ऑफ स्पिरिट किसकी रचना है। ये बच्चों हमारी रचना है मॉन्टेस्क्यू। किसकी है? मॉन्टेस्क्यू जी की रचना है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 आता है हमारा, कह रहा है कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन, यह कथन किसका है। तो सभी लोग जानते हैं ये कथन काफ़ी ज़्यादा फेमस भी रहा है अमेरिका में, आपके USA में काफ़ी ज़्यादा ये फेमस रहा है कथन। तो ये किसने कहा था बच्चों? तो ये हमारा कथन कहा था अब्राहम लिंकन ने। किसने कहा था? अब्राहम लिंकन ने ये परिभाषा दी है लोकतंत्र की। इसको आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द शामिल नहीं किया गया है। तो बच्चों आप लोग ध्यान रखेंगे, भारतीय संविधान में कौन कौन से शब्द हमारे शामिल किए गए, पहले हम लोग उनको जान लेते हैं। तो बच्चों सबसे पहले न्याय शब्द को संविधान की प्रस्तावना में शामिल किया गया है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर स्वतंत्रता को भी शामिल किया गया है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर समानता या समानता, समता भी बोल सकते हैं, समानता को भी शामिल किया गया है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर बंधुत्व को भी शामिल किया गया है। तो यहाँ पर बच्चों हमारा न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, इतने सारे हमारे शब्द संविधान, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल किए गए हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं हमारे ऑप्शन में कौन सा मैच नहीं कर रहा है। तो बंधुत्व होता है, समानता भी होता है, स्वतंत्रता भी होता है, समृद्धि नहीं है। तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला बच्चों यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 आता है,
नेल्सन मंडेला को किस वर्ष रंग भेद विरोध करने के लिए आजीवन कारावास की उनको यहाँ पर कैद दी गई थी, यानी कि सजा दी गई थी। तो कब दी गई थी यहाँ पर पूछा गया है। तो कब दी गई थी? 12 जून को दी गई थी। 12 जून का दिन था 1964 में। कब दी गई? 12 जून 1964 में। तो यहाँ पर बच्चों हमारा ऑप्शन नंबर आ वाला सही होगा। उनके साथ साथ में 7 जो फ्रेंड थे, 7 मित्र थे, वो भी जेल में गए थे। ये भी आप ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। तो बच्चों यहाँ पर कह रहा है किसकी सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। तो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो हमेशा ध्यान रखेंगे प्रधानमंत्री। अगर प्रधानमंत्री ऑप्शन ना मिलता तो कभी कभी बच्चों यहाँ पर कैबिनेट मंत्री भी मिल सकता है। कैबिनेट मंत्री, क्योंकि मंत्री जो होते हैं, कैबिनेट मंत्री का जो प्रधान होता है उसको प्रधानमंत्री कहते हैं। तो कभी कभी आपको प्रधानमंत्री ना देकर कैबिनेट मंत्री भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। इसके बच्चों यहाँ पर कह रहा है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को पदमुक्त कराने का अधिकार है। तो किसको है बच्चों यहाँ पर? वो हमारे संसद को है। किसको है? संसद को। इसको ध्यान रखेंगे, संसद को। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बा वाला सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेपाल से छूती हैं। अगर आपने मैप को तैयार कर रखा है तो यहाँ पर ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 है दक्षिण की गंगा किस नदी को कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारा ये इंडिया है बच्चों, जैसे कि ये गुजरात, ये आपका इंडिया है पूरा। जैसे कि यहाँ पर बच्चों ये आपका दक्षिण भारत है, यहाँ से ये हमारा क्या है, पूरा का पूरा दक्षिण भारत में आता है। ये हमारा उत्तरी भारत है। तो उत्तरी भारत में बेसिकली गंगा नदी काफ़ी ज़्यादा फेमस है, जो कि उत्तराखंड से निकलती है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश, बिहार से होती हुई बांग्लादेश में जाकर यहाँ पर डेल्टा भी बनाती है। तो यहाँ पर ऐसे जाती है। यहाँ पर पूछा गया कि दक्षिण भारत की ऐसी कौन सी नदी है जिसको गंगा के रूप में जाना जाता है। तो वो बच्चों जो हमारी नदी है वो हमारी है गोदावरी। कौन सी है? गोदावरी नदी को हम लोग गंगा नदी के नाम से भी जानते हैं दक्षिण भारत में। इसके बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30 है एक स्तरीय भाग जो 3 ओर से घिरा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रायद्वीप। क्या कहते हैं? प्रायद्वीप। जैसे कि अपना जो भारत है वो यहाँ पर देखो इधर से पानी से घिरा है, सामने से भी, इधर से 3 ओर से पानी से घिरा है, तो इसको अपने भारत को हम प्रायद्वीपीय भारत भी कह देते हैं। इसके बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 है हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को क्या कहते हैं? शिवालिक। क्या कहते हैं? शिवालिक कहते हैं। भारत की जलवायु कैसी है? सभी लोग जानते हैं। इसका आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि भारत की जलवायु कैसी है। इसके बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 आता है हमारा कमला द्वारा अपने घर में खाना बनाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना कौन सी क्रिया है? तो यहाँ पर कौन सी हो जाएगी? अनार्थिक। तो कभी कभी बच्चों आपको अनार्थिक ना लिख के ये भी मिल सकता है गैर आर्थिक। क्या मिल सकता है? गैर आर्थिक भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है। तो ध्यान रखेंगे, गैर आर्थिक अगर होता तो हम लोग गैर आर्थिक पर टिक करते, लेकिन यहाँ पर अनार्थिक लिखा है तो वो गैर आर्थिक का ही यहाँ पर सेम शब्द है, तो इसको यहाँ पर हम सही ऑप्शन मानेंगे। इसके बाद मानव पूंजी निर्माण देश की उत्पादकता शक्ति को बढ़ाता है। बिल्कुल सही बात है, तो ये बढ़ाता हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बच्चों बाद इसके हमारा क्वेश्चन नंबर 18 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है परिवहन एवं संचार किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो परिवहन जो हमारा परिवहन है और संचार है वो किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो जो हमारे रेलगाड़ी हैं, बस हैं, जो भी हैं हमारे टेम्पो वगैरह हैं चलते हैं, जो कुछ भी चलता है हमारा, और संचार में मोबाइल है, बैंक हैं, जितने भी ज़्यादा हमारे के जो जितने भी हमारे टेक्नोलॉजी पर आधारित हैं वो सभी के सभी बच्चों हमारे थर्ड सेक्टर में आते हैं। कौन से आते हैं? थर्ड सेक्टर में आते हैं, मतलब हिंदी में तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बच्चों यहाँ बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 19 आता है पॉवर्टी एंड फेमिन्स के लेखक कौन है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षा के लिए। तो यहाँ पर हमारा अमर्त्य सेन जी हैं, वो पॉवर्टी एंड फेमिन्स के लेखक हैं। इसके बाद बच्चों
2011 के अनुसार भारत में जीवन प्रत्याशा कितनी है? तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वो कितनी है हमारी? 65 वर्ष है। अगर आपसे 2021 के अनुसार पूछता तो आप 68 वर्ष लगाते। कितना लगाते? 68 वर्ष। तो ध्यान रखेंगे। इसके बाद बच्चों यहाँ पर हमारा खंड बा आता है। तो खंड बा में आपको बच्चों वर्णनात्मक प्रश्न करने हैं। उत्तर आपको 80 शब्दों में लिखना है। तो पहले बच्चों जब आपसे कभी लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाएँ तो आप बिना हेडिंग करे ना लिखें, ठीक है। जब भी आपसे लॉन्ग आंसर पूछे जाएँ, जब भी आपके पेपर में लॉन्ग आंसर आएँ तो हमेशा ध्यान रखें कि हेडिंग का आप विशेष रूप से प्रयोग करें। विदाउट हेडिंग ना लिखें, वरना आप पेजिंग भी नहीं भर पाएंगे और आपको जो टीचर है वो आपको नंबर भी कम देगा। ये ध्यान रखेंगे, वरना आपकी पेजिंग कम हो जाएगी। फिर आप अगर आप हेडिंग बना के लिखेंगे तो आपकी बहुत ज़्यादा पेजिंग भर जाएगी, जल्दी जल्दी से पेजिंग भर जाएगी। अगर आप हेडिंग बनाकर नहीं लिखते हैं तो यकीन मानो आपकी जो पेजिंग है नहीं भर पाएगी और आप ज़्यादा ढंग से भी नहीं लिख पाएंगे। जब भी आपके पेपर में लॉन्ग आंसर बच्चों लिखने को आए तो हमेशा कोशिश करें कि हेडिंग बनाकर ही लिखें, बिना हेडिंग के ना ही लिखें। इतना प्रयास हमेशा अपने लाइफ में करते रहें। तो यहाँ पर बच्चों हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है 18वीं शताब्दी में फ्रांस की सामाजिक, यहाँ पर जो फ्रांस की जो सामाजिक हमारी कंडीशन थी उसको आपको यहाँ पर वर्णन करना है। अथवा में यहाँ पर कह रहा है पूंजीवादी और समाजवादी विचारधारा में आपको अंतर बताना। आपको ये क्वेश्चन करना अथवा में है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है लोकतंत्र के प्रकारों को संक्षेप में बताइए। अथवा में कह रहा है संविधान के कार्य बताइए, संविधान आवश्यक क्यों है। ये ज़्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे प्रकार से यहाँ पर तैयार करना है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है। तो यहाँ पर कह रहा है भारत में संदर्भ में स्थलीय एवं समुद्रीय भागों के महत्व को संक्षेप में समझाइए। तो आपके जो भारत है उसके जो हमारा स्थलीय क्षेत्र है और जो समुद्रीय क्षेत्र है उसको आपको यहाँ पर महत्व में एक संक्षेप टिप्पणी में आपको बताना है कि हमारे स्थलीय क्षेत्र किस प्रकार से महत्वपूर्ण हैं, महासागरीय किस प्रकार से महत्वपूर्ण, जैसे कि स्थलीय हमारे किसके लिए है, हमारी भूमि उपजाऊ और हमारी जो खेती बाड़ी होती है उसके लिए उपयोगी है। समुद्री हमारे व्यापार के लिए, पत्तन के लिए, बंदरगाह के लिए कई प्रकार से उपयोगी है। तो यहाँ पर आप उसको बता सकते हैं। अथवा बच्चों यहाँ पर कह रहा है बांगर और खादर मृदा में आपको अंतर बताना। ये हमारी मृदाएं होती हैं, इनको आपको बीच में अंतर बताना है। इसके बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन 4 कह रहा है मानव संसाधन भूमि और भौतिक पूंजी जैसे अन्य संसाधनों से कैसे भिन्न है, वो आपको यहाँ पर बताना है। अथवा में यहाँ पर कह रहा है सार्वजनिक वितरण प्रणाली से आप क्या समझते हैं, उद्देश्य आपको बताना है। इसके बच्चों यहाँ पर खंड बा, यहाँ से हमारे लॉन्ग आंसर आ जाते हैं। तो लॉन्ग आंसर जब भी आपको लिखना है, आपको हम पहले ही बता चुके हैं, जब भी आपको जीवन में लॉन्ग आंसर लिखना हो तो एक गलती कभी भी ना करें, बिना हेडिंग के ना लिखें। हेडिंग डालकर ही लिखेंगे तो यकीन मानो जो कॉपी चेक कर रहा होगा वो आपको यहाँ पर मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर देने की कोशिश करेगा। तो ये आप हमेशा ध्यान रखें बच्चों, आपके मैं फ़ायदे के लिए बात कह रहा हूँ। इसे आप अभी से आदत में डाल लीजिए। जब आप बच्चों क्लास 10th में आएंगे तब आप इसमें काफ़ी ज़्यादा माहिर हो चुके होंगे, अगर आपने अभी से आदत ये डाल ली। तो यहाँ पर बच्चों हमारा जो पहला क्वेश्चन कह रहा है फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों से हुई थी, वो आपको यहाँ पर बताना है। नास्तिक विचारधारा को लोकप्रिय बनाने के लिए हिटलर ने कौन से कदम उठाए। इस क्वेश्चन को आपको स्टार मार्क लगा लेना है, अभी इसको तैयार कर लीजिए अपनी बुक या कॉपी से। इसके बाद बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, भारतीय न्यायपालिका दुनिया की सबसे अधिक प्रभावशाली न्यायपालिकाओं में से एक है, स्पष्ट करना है आपको। इस कथन को आपको स्पष्ट करना है, जो भारतीय न्यायपालिका है वो दुनिया की सबसे ज़्यादा लोकप्रिय और यहाँ पर प्रभावशाली हमारी न्यायपालिका, ये आपको बताना है। प्रधानमंत्री कार्य एवं शक्तियों का आपको वर्णन करना है, काफ़ी ज़्यादा ईजी भी है और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। भारत की स्थलीय एवं जो हमारी, अब आप कहेंगे स्थलीय और तटीय में क्या अंतर है। देखो जैसे कि ये हमारा इंडिया का मैप है, ये हमारा इंडिया का मैप, ठीक है, ये इंडिया का मैप रहा हमारा। ये आपको यहाँ पर दिख रहा है, इधर से हमारा समुद्र लगता है, क्या लगता है, समुद्र लगता है, ये समुद्र। तो ये जो ऊपर आपका भाग बीच में दिख रहा है इसको हम लोग स्थलीय भाग कहेंगे, और जो आपका ये समुद्र किनारे वाला भाग है इसको हम लोग तटीय सीमा के रूप में जानते हैं, जिसको आप ध्यान रखेंगे। इसके अथवा में यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के भू आकृतिक विभाग कौन से हैं, हिमालय क्षेत्र में प्रायद्वीपीय पठार के उच्चावच लक्षणों में अंतर स्पष्ट करना है आप लोगों को। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 है,
भारत सरकार द्वारा संचालित महत्वपूर्ण निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों का आपको वर्णन करना है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको आप तैयार करना है। इसके बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर अथवा में कह रहा है राशन की दुकानों के संचालन में क्या समस्याएं हैं, स्पष्ट कीजिए। इससे बढ़िया आप लोग सभी इसके बारे में अच्छे तरीके से जानते होंगे। टाइम की बर्बादी होती है और जो राशन बांटते हैं वो घपलेबाजी भी कर लेते हैं, आपको सभी को पता होगा। तो ऐसे आप कई कई प्रकार की समस्याएं और कई प्रकार के लाभ भी बता सकते हैं। ऐसा बात नहीं कि समस्याएं ही, आप थोड़े बहुत लाभ भी बीच में गिना देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। पर यहाँ पर स्पेशली आप समस्या पूछी गई है, तो जो भी आपको यहाँ पर राशन लेने में जाने में समस्या आती हो वो यहाँ पर समस्याएं लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर बच्चों हमारे मानचित्र से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो यहाँ पर बच्चों कह रहा है निम्नलिखित स्थानों को यहाँ पर दिए गए भारत की मानचित्र रेखा आपको चिन्हित करना है। तो यहाँ पर कह रहा है फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित आपको पेरिस नगर को चिन्हित करना है। द्वितीय विश्व युद्ध में ध्रुवीय शक्तियों के सहयोग देने वाले देशों के आपको एक कोई नाम बताना, जैसे कि आप लिख सकते हैं जर्मनी भी लिख सकते हैं, आप इटली भी लिख सकते हैं, आप यहाँ पर जापान भी लिख सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर मैप में राइनलैंड को व्यक्त करना है, डेनमार्क को व्यक्त करना है और संयुक्त राज्य अमेरिका को भी यहाँ पर अपने मैप में दिखाना है। इसके बाद कह रहा भारत के दिए गए रेखा मानचित्र को आपको यहाँ पर दर्शाना है। गोदावरी नदी को आपको दक्षिण भारत नदी में दर्शा देना है, जो कि गोदावरी दक्षिण भारत की यहाँ पर गंगा कही जाती है। कार्बेट नेशनल पार्क हमारा ये कहाँ पड़ता है, उत्तराखंड में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है, उत्तराखंड में, आप दिखा देंगे देहरादून में। काली मिट्टी का क्षेत्र यहाँ पर आपको दिखाना है, तो काली मिट्टी का क्षेत्र आप लोग महाराष्ट्र के क्षेत्र में दिखा देंगे, महाराष्ट्र के क्षेत्र में। इसके बाद जयपुर, तो जयपुर हमारा कहाँ पड़ता है, जयपुर हमारा बच्चों राजस्थान में पड़ता है। तो यहाँ पर आप राजस्थान की राजधानी हमारी जयपुर है, तो यहाँ पर आप उसको चिन्हित कर सकते हैं। गेहूं उत्पादन का क्षेत्र सभी लोग जानते हैं, आप यूपी लिख सकते हैं, आप बिहार लिख सकते हैं, आप पश्चिम बंगाल लिख सकते हैं, आप यहाँ पर कोई भी एरिया यहाँ पर लिख सकते हैं जो गंगा नदी किनारे आते हैं। तो ये था बच्चों हमारा क्लास 9 का सोशल साइंस का पेपर, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है और आपके लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप इसको अच्छे प्रकार से तैयार कर लीजिए। ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है और अपने सभी फ्रेंडों को शेयर भी करिए ताकि वो इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे प्रकार से पढ़ें और यहाँ पर उनकी भी तैयारी एक अच्छी तैयारी बन सके। तो जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कि आप सभी लोगों को जय हिंद।